आज अपन शुरू करते हैं अवकलन यानी कि डिफरेंशिएशन। ठीक है, देखो वैसे तो ये कहानी कैसे चलती है डिफरेंशिएशन की मैं आपको बता देता हूँ। चलो ठीक है, बता देता हूँ। डिफरेंशिएशन यानी कि कैलकुलस की कहानी कहाँ से चलती है। आपको पता होगा अवकलन और समाकलन यानी कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को कंबाइंड रूप से कैलकुलस कहते हैं यानी कि कलन गणित कहते हैं। स्टोरी कैसे चलती है मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखो ठीक है, क्या होता है सबसे पहले क्या होता है ना, सेट होता है। ठीक है, एक इंसान होता है। अच्छा देखो थोड़ा हंसी मजाक भी कर लेते हैं आज। कैलकुलस की जो कहानी है ना वो बिल्कुल अपनी जिंदगी की तरह है। कैलकुलस की जो कहानी है वो बिल्कुल अपनी जिंदगी की तरह। देखो मैं बताता हूँ कैसे होता है। सबसे पहले सेट पढ़ते हैं। सेट का मतलब होता है समुच्चय। सबसे पहले हम किसको पढ़ते हैं? सेट को पढ़ते हैं। सेटिंग शुरू होती है ना, सारी कहानी वहीं से गड़बड़ होती है। सेट के बाद में क्या हम पढ़ते हैं? रिलेशन। सेट के बाद में हम क्या पढ़ते हैं बेटा? रिलेशन। सेटिंग हो गई, फिर धीरे धीरे क्या होगा? संबंध बनना शुरू होगा, रिलेशन थोड़े गाढ़े हो जाएंगे। ठीक है, अब रिलेशन को कंफर्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? एक फंक्शन करना पड़ता है। सही बात है भाई, रिलेशन आपका तभी कंफर्म माना जाएगा जब क्या हो जाएगा? एक फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत कहाँ से हुई? सेटिंग से, रिलेशन बना। ठीक है, उस रिलेशन को कंफर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? फंक्शन करना पड़ेगा। अब फंक्शन में ऐसा तो है नहीं कि पूरी दुनिया को इन्वाइट कर लेता है। अब तुम्हारी शादी होगी तो मेरे को थोड़ी ना बुलाओगे, मतलब पूरी दुनिया को तो नहीं बुलाओगे ना, कुछ लिमिटेड लोगों को बुलाओगे। इसलिए क्या करते हैं, उस फंक्शन में हम लिमिटेड लोगों को ही बुलाते हैं। ठीक है, चलो भाई फंक्शन हो गया, रिलेशन जो है वो कंफर्म हो गया। अब कंफर्म रिलेशन को क्या करना होगा? कंटिन्यू उस चीज को मेंटेन करना होगा। तो उस रिलेशन को कंटिन्यूअस चलाता रहना पड़ता है। तो वो रिलेशन कंटिन्यू चलता रहता है, साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल। फिर धीरे धीरे क्या होता है? डिफरेंस क्रिएट होना शुरू होता है। तो डिफरेंशिएबिलिटी जिसको बोलते हैं, डिफरेंशिएट मतलब है ना, नहीं तूने सुबह लेट उठा, तूने ये कर दिया वो कर दिया, तो डिफरेंस क्रिएट होने शुरू हो गए, तो वो डिफरेंशिएबिलिटी। फिर धीरे धीरे क्या होता है, बिल्कुल बात बहुत ज्यादा तलाक तक आ जाती है तो बिल्कुल क्या हो जाता है? डिफरेंशिएशन हो जाता है। क्या होगा? डिफरेंशिएशन हो जाता है। अब डिफरेंशिएशन के बाद में कुछ दिन तक वो डिफरेंशिएशन वाली कहानी चलती रहती है। कुछ दिन तक डिफरेंशिएशन वाली कहानी चलती रहती है, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जिसकी हम बात करते हैं। अब क्या होता है, ज्यादा दिन तक डिफरेंशिएशन सहन नहीं होता है तो फिर धीरे धीरे क्या शुरू हो जाता है भाई? इंटीग्रेशन शुरू हो जाता है। तो उसके बाद में कहां से कहानी शुरू हो जाती है? इंटीग्रेशन की कहानी शुरू हो जाती है। मतलब कुछ नई जगह से शुरुआत करने की कोशिश करते हैं, इंटीग्रेशन की कहानी शुरू हो जाती है। अब इंटीग्रेशन की कहानी शुरू होने के बाद में कुछ दिन तक इंटीग्रेशन की कहानी भी चलती रहती है। फिर धीरे धीरे क्या होता है? वापस डिफरेंशिएशन शुरू होता रहता है और बाद में वापस जीरो से कहानी शुरू हो जाती है। तो हमारी ये पूरी लाइफ साइकिल जो है ना वो कैलकुलस बताता है। ठीक है, इसको फनी वे में मत लो, सच्ची बात है। तो होता क्या है समझ लो, ये सीक्वेंस होता है हमारा पढ़ने का। सबसे पहले सेटिंग करेंगे, सेटिंग ठीक है में रिलेशन बनेगा। रिलेशन को कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे? फंक्शन करेंगे। फंक्शन में लिमिटेड लोगों को इन्वाइट करेंगे तो कंटिन्यू वो चलता रहता है फंक्शन, धीरे धीरे डिफरेंशिएट होगा। ठीक है, उसके बाद में एक टाइम पैसा आएगा, बिल्कुल डिफरेंशिएट हो जाएंगे। ठीक है, और ये पूरी कहानी चलती रहती है। तो ये एक्चुअली अब सीरियस हो जाते हैं, ये हमारे पूरे चैप्टर्स थे कैलकुलस से रिलेटेड। ठीक है, ये दोनों कैलकुलस के अंदर नहीं आते, ये दोनों अलजेब्रा के अंदर आते हैं। ठीक है, ये दोनों के अंदर आता है। बट हम सारी चीजों को अगर हम सीक्वेंस में समझे तो इस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए। लेकिन चूंकि कंपटीशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो जाता है ना, इन दोनों जगहों पे या इन तीनों जगहों पे, ठीक है, या यहां भी हमें इसकी जरूरत पड़ती है, यानी कि डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ती है, यानी कि अवकलन की जरूरत पड़ती है। तो उससे क्या होता है, इनको सॉल्व करना हमारे लिए क्या होता है? इजी हो जाता है। और हम है आलसी जीव, ज़्यादा मेहनत तो हमसे होती नहीं है ना। इसलिए हम शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं? यहाँ से कर रहे हैं। कहाँ से? डिफरेंशिएशन से, यानी कि अवकलन से। सबसे पहले हम अवकलन करना सीख लेंगे, फिर हम वापस यहाँ से सीक्वेंस से चलना शुरू करेंगे। चिंता की कोई बात नहीं है। ठीक है, ये हम पहले पढ़ेंगे ताकि हमारी कहानी जो है वो इजी वे में सॉल्व हो जाए।
तो अब हम थोड़ा सा, मैं आपको ऐसे सीधे, ऐसा नहीं है कि सीधे हम फॉर्मूले से शुरू कर देंगे कि डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले लिख दो, थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा जरूर कि एक्चुअल में डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, ठीक है, ताकि चीज़ों को आप समझ पाएं। क्योंकि जब हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ेंगे, यानी कि अवकलन के अनुप्रयोग पढ़ेंगे, वहां पे आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। तो ध्यान से समझो कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। एक कहानी से समझते हैं। एक बार की बात है, ध्यान दो इधर, एक बार की बात है कि fx नाम का एक फंक्शन हुआ करता था, वो जंगल में रहा करता था, ठीक है। fx नाम का एक फंक्शन हुआ करता था और वो जंगल में रहा करता था, वो अपना जीवन व्यतीत कर रहा था, उसके जीवन में कोई तकलीफ नहीं थी, सब लाइफ बढ़िया चल रही थी। पर अचानक एक दिन क्या हुआ, अचानक एक दिन क्या हुआ, ठीक है, मान लो ये y के बराबर हुआ करता था। अचानक एक दिन क्या हुआ, उसका जो वेरिएबल था यानी कि x, उसके जीवन में थोड़ा सा परिवर्तन आ गया। थोड़ा सा क्या आ गया, परिवर्तन आ गया। मतलब उसका जो जीवन था वो x की बजाय x प्लस डेल्टा x के रूप में परिवर्तित होने लगा। जैसा आपका जीवन भी परिवर्तित हो रहा है, पहले बचपन में छोटे से थे, फिर इतने बड़े हो गए तो परिवर्तित हुआ ना, तो वैसे ही इस x का जीवन भी परिवर्तित होकर x प्लस डेल्टा x हो गया। चूंकि जो y था वो x के fx के बराबर था, उसने कहा बेटा तू परिवर्तित होगा ना, तो मैं भी तेरा पीछा छोड़ने वाला नहीं हूं, तो मुझके अंदर यानी कि मेरे अंदर भी थोड़ा घणो तो परिवर्तन आ भी जाएगा। तो उसके अंदर भी थोड़ा घना परिवर्तन आ गया, ठीक है। फिर भी ये दोनों अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, कोई तकलीफ नहीं थी। एक दिन एक व्यक्ति आया, उसने बोला भाई तुम्हारे अंदर बचपन से अब तक क्या परिवर्तन आया वो निकाल के बताओ। उसने कहा ठीक। मैंने कहा ठीक भाई, क्या दिक्कत है, दोनों हमको माइनस कर देते हैं, परिवर्तन का पता पड़ जाएगा। भाई इसमें से इसको घटाओगे तो अभी तो पता पड़ेगा ना परिवर्तन कितना आया। अरे भाई सोच के देखो, पहले तुम 2 फीट के थे, अभी तुम 2.4 के फीट के हो, तो परिवर्तन कितना आया। तो परिवर्तन तो तभी पता पड़ेगा जब 2.4 में से 2 को माइनस करोगे। यानी कि इफ वी माइनस दिस इक्वेशन फ्रॉम दिस, देन वी विल गेट द डिफरेंस। तो डिफरेंस पता पड़ेगा, परिवर्तन पता पड़ेगा। तो हमने कहा कर दो। तो y प्लस डेल्टा एक्स में से जब y को आप माइनस करोगे तो आपको पता है y से y का क्या हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। बचेगा क्या, डेल्टा x बचेगा। इधर क्या बचेगा, इधर बच जाएगा f x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स बच जाएगा भाई। अच्छा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स, यानी कि ये चीज क्या आ गई, ये परिवर्तन को शो कर रहा है, डिफरेंस को शो कर रहा है। सॉरी, यहाँ पे डेल्टा वाई होना चाहिए, है ना, और यहाँ पे भी डेल्टा वाई होना चाहिए। कि तो वाई में खुद का परिवर्तन होगा, एक्स वाला परिवर्तन थोड़ी ना होगा वाई के अंदर, ठीक है। तो यानी कि वाई डेल्टा वाई बराबर क्या हो गया, एफ एक्स प्लस, यानी कि इन दोनों में जो परिवर्तन यानी कि चेंज आया, दैट इज डेल्टा वाई। अब उस महान व्यक्ति ने पूछा कि भाई मुझे ऐसे चेंज नहीं चाहिए, मुझे रिस्पेक्टिव चेंज चाहिए कि भाई y में जो चेंज आया वो x के रेस्पेक्ट में कितना चेंज आया है। समझ में आ रही बात, x के रेस्पेक्ट में y में कितना चेंज आया है। जैसे आपने पढ़ा होगा ना कि विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, तो विस्थापन में परिवर्तन की दर यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू व्हाट टाइम, राइट। तो विद रेस्पेक्ट, दैट इज इंपॉर्टेंट। वही यहां पे भी है कि इस y में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर क्या है। यानी कि जब y में मैं x के सापेक्ष परिवर्तन की दर की बात करूंगा तो मैं क्या करूंगा, डेल्टा y को डेल्टा x से डिवाइड कर लूंगा। अब तो मुझे इधर भी वही कहानी करनी पड़ेगी, यानी कि x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स अपॉन में क्या हो गया, डेल्टा x। तो यही होगा। अब क्या आ गया, ये y में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर, यानी कि चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। एक्चुअल में यही बेसिक इसका डिफरेंशिएशन का, बशर्ते अगर आप ये जो परिवर्तन हो रहा है यानी जो चेंज हो रहा है उसको बहुत छोटा कर दो, बहुत छोटा कर दो, बहुत ही ज्यादा छोटा कर दो, इतना छोटा कर दो, इतना छोटा कर दो कि वो लगभग क्या हो जाए, जीरो हो जाए। यानी कि यहाँ पे अगर आपने लिमिट लगा दी कि लिमिट डेल्टा x टेंस टू जीरो, यहाँ पे भी आपने लिमिट लगा दी कि लिमिट डेल्टा x टेंस टू जीरो, यानी कि जो परिवर्तन है यानी कि x में जो परिवर्तन है दैट इज वेरी स्मॉल, दैट इज वेरी स्मॉल, वो इतना छोटा है कि लगभग जीरो है लेकिन जीरो नहीं है। जीरो है, जीरो के बराबर पहुंचने की कोशिश कर रहा है लेकिन जीरो नहीं है, क्योंकि जीरो हो गया तो परिवर्तन ही नहीं है ना, परिवर्तन ही नहीं है, लेकिन जीरो के बराबर नहीं है। तो डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, जीरो की तरफ बढ़ रहा है, चाहे पॉजिटिवली चाहे नेगेटिवली। तो इन दैट केस क्या हुआ, तो उस स्थिति में अगर ये परिवर्तन बहुत छोटा है तो ये लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स है, इसे हम क्या लिखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर ये पूरी कहानी कॉपी हो जाती है। तो इसे हम कहते हैं dy बाई dx, और इसी dy बाई dx को क्या पढ़ते हैं हम, y में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x,
या फिर हमारी भाषा में बात करें तो इस dy बाई dx का मतलब क्या होता है, y का x के सापेक्ष अवकलन, y का सापेक्ष अवकलन, y का x के सापेक्ष अवकलन, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, y का x के सापेक्ष अवकलन कहते हैं। तो इस dy बाई dx को हम क्या कहते हैं, y का x के सापेक्ष अवकलन, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x कहते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये पूरी कहानी आपको समझ में आ गई। अब इस dy बाई dx को और क्या क्या लिख सकते हैं, ध्यान से समझना। dy बाई dx को बालकों हम लोग y1 भी लिख सकते हैं, y डैश भी लिख सकते हैं। यानी कि अगर dy बाई dx लिखा हुआ हो, या फिर यूं कह दें y1 लिखा हुआ हो, या फिर यूं कह दें y डैश लिखा हुआ हो, इन तीनों का मतलब क्या है, एक ही है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि y1 और y डैश में तुम्हें क्या पता पड़ेगा, किसके सापेक्ष करना है, विद रिस्पेक्ट टू व्हाट। तो बेटा जिस फंक्शन y जिसका फंक्शन होगा, x का फंक्शन होगा तो अंडरस्टूड है x के सापेक्ष, y का फंक्शन होगा तो अंडरस्टूड है y के सापेक्ष, t का फंक्शन होगा तो अंडरस्टूड है t के सापेक्ष। अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि जो हमारे होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, आर्बिट्रेरी और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, और डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में भी हम डिस्कस करने वाले। तो पहले समझ लो कि dy बाई dx को और क्या लिख सकते हैं, dy बाई dx को y1 भी लिख सकते हैं या फिर y डैश भी लिख सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, गलती से भी इसका मतलब ये मत समझ लेना कि dy बाई dx का मतलब है dy और dx का भाग लग रहा है और तुम क्या करना, d से d को उड़ा देना, बोला सर ये तो y बाई x लिखा हुआ। ऐसा नहीं है, ये सिर्फ लिखने का एक तरीका है। ये dy बाई dx है, इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि dy और dx क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। ऐसा कोई मतलब निकालने की कोशिश मत करना, ठीक है बालकों। तो dy बाई dx का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, ये सिर्फ लिखने का एक तरीका। इसका एकमात्र मतलब ये है कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि y का x के सापेक्ष अवकलन, dy बाई dx सिर्फ इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब समझने वाली बात और बता देता हूं मैं आपको, ये जो dy बाई dx और y, अब इसको थोड़ा ऐसे लिखेंगे ना तो आपको क्लियर होगा। ये जो dy बाई d है, dy बाई d ये बता रहा है कि भाई अवकलन करना है, अवकलन यानी कि डिफरेंशिएशन करना है। जो dy बाई d है वो क्या बता रहा है कि डिफरेंशिएशन करना है। ये x है, ये बता रहा है विद रिस्पेक्ट टू करना है, मतलब x के सापेक्ष करना है। अगर यहाँ पे dy बाई dx लिखा हुआ है मतलब x के रिस्पेक्ट में करना है, dy बाई dy लिखा हुआ है मतलब y के रिस्पेक्ट में करना है, dy बाई dt लिखा हुआ है तो t के रिस्पेक्ट में करना है, dy बाई d थीटा लिखा हुआ है मतलब थीटा के रिस्पेक्ट में करना है, dy बाई d गधा लिखा हुआ है तो गधे के रिस्पेक्ट में करना है। समझ गए ना बात को। तो dy बाई d x मतलब x के रिस्पेक्ट में, तो d क्या बता रहा है, डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन। x जो नीचे वाला x y थीटा t जो भी है वो मतलब उसके रेस्पेक्ट में करना है। ये है मतलब जिसका अवकलन करना है। ये y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि मेरी वाट लगने वाली है, तो y मतलब जो वहां पे लिखा हुआ है y की जगह उसका अवकलन करना है, उसका डिफरेंशिएशन करना है। तो तीनों चीजें क्लियर हो गई। ये वो बिंदु है, ये वो चीज है, ये वो फंक्शन है, ये वो फलन है जिसका डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन करना है। ये जो है इसके रेस्पेक्ट में करना है, और dy बाई d का मतलब डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन करना है। तो ये बात भी आपके समझ में आ गई कि इनका मतलब क्या होता है। बहुत ही बढ़िया वाली बात है, ठीक है। तो ये मैंने बेसिक चीज बताई कि dy बाई dx होता क्या है, ठीक है, और dy बाई dx का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। अब एग्जांपल के लिए मान लो आपके पास आ गया dy बाई dx ऑफ x की पावर समथिंग लाइक n, ओके, समथिंग लाइक n। तो अब आपको पता पड़ गया ये जो x की पावर n है इसका तो मुझे क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। x की पावर n का मुझे क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में करना है। और क्या करना है, तो डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो ये हमारी बेसिक बात थी कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है। तो आपके भेजे में इतनी सी बात घुस गई होगी कि डिफरेंशिएशन का एक्चुअल में मतलब क्या होता है। dy बाई dx यानी कि dy बाई dx अगर लिखा हुआ है तो y का x के सापेक्ष
परिवर्तन की दर, y में जो है x के रेस्पेक्ट में कितना चेंज आ रहा है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। इस चीज की हमें जरूरत पड़ेगी जब हम AOD पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए हमें ज्यादा डीप में नहीं जाना, दो छोटी छोटी बातें हमें समझनी थी कि dy बाई dx को हम y1 या y डैश भी लिख सकते हैं, और dy बाई dx का मतलब dy और dx में डिवाइड हो रहा है, भाग लग रहा है, ऐसा नहीं होता है। दूसरी चीज dy बाई dx और y, इसका मतलब इसका अवकलन यानी कि डिफरेंशिएशन करना है, इसके रेस्पेक्ट में करना है, और उसका मतलब है अवकलन करना है। अब हम मूव करेंगे कुछ छोटे मोटे फॉर्मूलाज पर, जो भी कुछ फॉर्मूले हम लिखेंगे जिसकी हमें अभी जरूरत है, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे वैसे वैसे नए नए फॉर्मूले हम क्रिएट करते जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला ये फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर n, आपको पता है क्या होता है, एन एक्स एन माइनस वन, दैट यू हैव टू रिमेंबर, ओके। आपको इस चीज को याद ही रखना पड़ेगा। सेकेंड चीज है डी बाई डी एक्स ऑफ, ठीक है, मान लो पावर 1 हो गई तो सिंपली क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ x, ठीक है, यानी कि dx बाई डी एक्स वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। ये मैं क्यों याद करा रहा हूँ, वो एक्चुअल में इसी फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये डायरेक्टली हमें याद रखना है क्योंकि हमें अटकने का टाइम नहीं है, सेकंड्स में हमें क्वेश्चन करने हैं ना, इसलिए। तो डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर आपके पास एक्स स्क्वायर है तो इसको भी आपको याद रखना है, क्या होगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। क्यूब तक तो एटलीस्ट आपको याद ही होना चाहिए, एक सेकंड में आंसर आना चाहिए, वैसे तो आ भी जाता होगा। तो एक्स क्यूब क्या होगा आपका, 3x स्क्वायर, ये भी आपको याद रखना। अच्छा, एक तो पहले शुरुआत करनी चाहिए थी हमें डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट से, कोई भी कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। लाख रुपए की बात बता रहा हूं मैं आपको। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन यानी कि नियतांक 4 5 6 7 8 10 12 15 18 20 25 कुछ भी, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, हमेशा 0 होगा। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा ही क्या होता है, 0, अगर कांस्टेंट अकेला है तो। ध्यान देने वाली बात है, अगर कांस्टेंट अकेला है तो उसका डिफरेंशिएशन 0। अगर कांस्टेंट किसी के साथ चिपका हुआ है, मतलब ऐसे लिखा हुआ है, कांस्टेंट है किसी फलन के साथ में चिपका हुआ है, किसी फंक्शन के साथ में चिपका हुआ है, तो कांस्टेंट को हम पहले ले लेंगे और उस फंक्शन को क्या कर लेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो अगर कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ में चिपका हुआ है तो हम कांस्टेंट को पहले ले लेंगे और उस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लेंगे। उदाहरण के लिए अगर मैंने आपको दे दिया डी बाई डी एक्स ऑफ 5, तो आपने कर दिया सर डिफरेंशिएशन में आंसर क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि 5 इज ए कांस्टेंट, उसका डिफरेंशिएशन 0। लेकिन यहीं पे अगर मैंने आपको दे दिया डी बाई डी एक्स ऑफ 5x स्क्वायर, तो आपको क्या करना, 5 को पहले ले लेना है और डी बाई डी एक्स ऑफ सिंपली क्या कर देना, x स्क्वायर। आपको पता है x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, सिंपली 5 2 10x। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से आप डिफरेंशिएशन कर सकते हो। तो डिफरेंशिएशन का मतलब आई होप कि आपको समझ में आ ही गया होगा कि कैसे करते हैं। नेक्स्ट पे अगर अपन मूव करें कि डिफरेंशिएशन की बात तो हो गई, अच्छा उसके बाद में कुछ और फॉर्मूले लेते हैं। तो डी बाई डी एक्स ऑफ अपन x की पावर n तक पहुंच गए थे, x का ले लिया अपन ने, एक्स स्क्वायर के ले लिया, एक्स क्यूब के ले लिया, कांस्टेंट के ले लिया, और कांस्टेंट के साथ में कोई और चिपका होगा तो उसका भी ले लिया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर गलती से आपके पास आ गया 1/x, ठीक है, इसका भी डायरेक्टली आपको याद रखना। 1/x का मतलब आपको पता है क्या होता है, x की पावर -1 होता है, तो x की पावर -1 करके आप कर सकते हो, लेकिन आपको याद रखना है -1/x स्क्वायर। ये जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ ये तो एकदम जबान पे याद होना चाहिए, है ना। तो डी बाई डी एक्स 1/x क्या हो जाएगा, -1/x स्क्वायर। नेक्स्ट अपन मूव करते हैं डी बाई डी एक्स, अगर आपके पास आ गया √x, तो इसको भी आपको याद रखना है। रूट का मतलब क्या हुआ, आपको पता है 1/2, तो पावर 1/2 लगाओगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 की पावर, मतलब 1/2 पहले आएगा और पावर 1/2 -1 यानी कि -1/2 यानी कि नीचे, तो आपको याद रखना 1/2 √x। तो जैसे ही मैं पूछूं कि √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है तो आप तुरंत आंसर दे दोगे सर 1/2 √x। ये तो हो गए एल्जेब्रिक फंक्शंस। अब ट्रिग्नोमेट्री में घुस लेते हैं। लाइक डी बाई डी एक्स अगर आपके पास मिल गया sin x, याद होगा आपको रिजल्ट क्या हो जाएगा, cos x। अगर डी बाई डी एक्स आपको मिल गया cos x, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, -sin x। डी बाई डी एक्स अगर आपको मिल गया, साइन cos के बाद में कौन आता है, tan x, तो tan x का क्या होता है आपको याद होगा sec स्क्वायर x, ठीक है। अगर आपके पास डी बाई डी एक्स मिल गया, tan x के बाद में आता है आपका cot x, तो आंसर क्या हो जाएगा, माइनस का cosec स्क्वायर x। फिर अगर आपके पास आ गया डी बाई डी एक्स ऑफ sec x, तो आपको पता होना चाहिए आंसर क्या होता है, sec x इंटू tan x। नहीं भी पता है तो अब याद कर लो। डी बाई डी एक्स अगर आपके पास आ गया, मान लो cosec x, तो cosec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का cosec x और cot x। इनवर्स में आ जाते हैं। डी बाई डी एक्स अगर आपके पास आ गया भाई sin इनवर्स x, तो sin इनवर्स x का क्या हो जाएगा, 1/√1 माइनस x स्क्वायर। अगर आपके पास आ गया cos इनवर्स x, तो cos इनवर्स x का सिंपली माइनस हो जाएगा, -1/√1 माइनस
एक्स स्क्वायर। अगर आपके पास आ गया डी बाई डी एक्स ऑफ साइन कोस के बाद में आता है tan इनवर्स एक्स, तो क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आपके पास आ गया डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, तो कॉट इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा आपका -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आपके पास आ गया डी बाई डी एक्स ऑफ मान लो सेक इनवर्स एक्स, तो क्या हो जाएगा 1/mod x रूट एक्स स्क्वायर -1। अगर आपके पास आ गया डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस सिंपली इसी का x रूट एक्स स्क्वायर -1, यहाँ पे मॉड भी लगा सकते हो। करेक्ट बात। फिर भी अगर आपके पास आगे कुछ चल लेते हैं, अब देखो काम की बात क्या है, काम की बात ये है कि इनमें कोई ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। साइन इनवर्स का 1/√1 स्क्वायर होता है, तो कोस इनवर्स का उसका जस्ट नेगेटिव होता है। tan इनवर्स और कॉट इनवर्स एक दूसरे के नेगेटिव होंगे, सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स भी एक दूसरे के सिंपली क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। अब बात करते हैं दो एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी कि e की पावर x का डिफरेंशिएशन। e की पावर x के बारे में बताते हैं ढीठ आदमी है। e की पावर x क्या होता है, ढीठ होता है, मतलब इसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे इसका डिफरेंशिएशन कर लो चाहे आप इंटीग्रेशन कर लो। लेकिन अगर आपके पास आ गया गलती से log x डी बाई डी एक्स ऑफ log x आ गया, तो आपको याद रखना है log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x होता है। समझ में आ गई बात। तो log x का डिफरेंशिएशन सिंपली क्या होता है 1/x होता है। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूला है जो हमने लिखे हैं, आगे जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी तो कुछ और ट्रांसफॉर्मेशन और फॉर्मूला है वो भी हम लिख लेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बात कर लेते हैं थ्योरम की। थ्योरम कौन कौन सी है, थ्योरम कौन कौन सी है, बहुत सिंपल थ्योरम है। पहली थ्योरम है डी बाई डी एक्स, अगर आपके पास दो फंक्शन है प्लस या माइनस हो रहे हो, मतलब दो फलनों को हम जोड़ दें या फिर घटा दें फिर उसका डिफरेंशिएशन करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले डिफरेंशिएशन करके भी आप जोड़ घटा सकते हो, यानी कि इसको डी एफ बाई डी एक्स और प्लस माइनस डी जी बाई डी एक्स भी आप लिख सकते हो। तो पहले उनको प्लस करके फिर डिफरेंशिएट करो या डिफरेंशिएट करके फिर प्लस करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसी तरह एक फेमस फॉर्मूला आपको याद होगा P इंटू क्यू, यानी कि दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनका डिफरेंशिएशन कैसे करना है ये आपको याद रखना है बेटा। इसको बोलते हैं पकड़ो छोड़ो फॉर्मूला। क्या बोलते हैं, पकड़ो और छोड़ो फॉर्मूला। पकड़ो छोड़ो का मतलब क्या है, पहले P को पकड़ लिया तो Q को डिफरेंशिएट कर डाला, फिर अगली बार Q को पकड़ लिया और P को डिफरेंशिएट कर डाला। याद रहेगा। अगर दो फंक्शन आपके पास एक साथ आ जाए तो क्या करोगे, P को पकड़ोगे Q को डिफरेंशिएट कर दोगे, या फिर क्या करोगे अगली बार Q को पकड़ोगे और P को भी क्या कर दोगे, डिफरेंशिएट कर दोगे। राइट, तो एक एक को करते हैं, इसे बोलते इसलिए इसको बोलते हैं पकड़ो छोड़ो फॉर्मूला। अभी इस पे अपन डिस्कशन करने वाले हैं। एक होता है आपका डिवाइड वाला P बाई Q, उसको बोलते हैं हर हर महादेव, हर हर महादेव फॉर्मूला, है ना, हर हर महादेव फॉर्मूला, या फिर इंग्लिश में बोलेंगे डर डर महादेव फॉर्मूला। इसमें महादेव नहीं डर है, डर महादेव से। ठीक है, कैसे, डी बाई डी एक्स ऑफ अगर आपके पास आ गया P बाई Q तो आपको याद रखना है क्या, नीचे क्या हो जाएगा, सिंपली Q स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और इधर आ जाएगा Q डी पी बाई डी एक्स और माइनस P डी क्यू बाई डी एक्स। अब मैंने इसका हर हर या डर डर नाम क्यों रखा उसको समझ लेते हैं। ठीक है, हिंदी वालों अंश बटे हर। अब कई बार क्या होता है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, पहले किसी इसको लिख दो या इसको लिख दो, फर्क नहीं, यहाँ पे हम भूल जाते हैं। तो हर का मतलब पहले हर को कांस्टेंट रखना, अंश का अवकलन माइनस अंश को कांस्टेंट और हर का अवकलन, और हर हर मतलब हर का स्क्वायर। समझ में आ गई बात। तो हर मतलब आपको याद रखना कि पहले हर का मतलब क्या है, हर को कांस्टेंट रखना है और अंश को डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, और इंग्लिश वालों के लिए हर मतलब क्या हो गया, डिनोमिनेटर, तो पहले डिनोमिनेटर को कांस्टेंट रखना है, फिर अपने को क्या करना है, क्या नाम, न्यूमरेटर को कांस्टेंट रखना है। तो ये हो गए कुछ बेसिक फॉर्मूले जिनको आपको याद रखना है, सो दैट कि इस चैप्टर के हम क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर सकें। तो आई होप कि इतनी देर में तो सबको याद ही हो गया होगा, है ना, याद हो गया होगा, अच्छी बात है। नहीं याद हुआ तो एक बार और नजर मार के इसको क्या कर लो, फटाक से याद कर लो, फिर अपन इस पे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, कुछ बेसिक क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद में हम मूव करेंगे एमओडी की तरफ। एमओडी का मतलब होता है मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके, चलो वेरी गुड, चलिए जी। अरे मेरे बुढ़ापा हो, चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम, बहुत सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन। मान लो मैंने आपको दे दिया डी बाई डी एक्स ऑफ, ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। ठीक है,
देखो इसमें ज़्यादा होशियार मत बनना है कि सर ये तो हमें आता है, कोई दिक्कत नहीं आता है, दैट्स गुड जिसको आता है। मैं तो एकदम बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ कि सिंपल से सिंपल क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है। तो 2x² + 5x + 7 मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है, राइट। हमने अभी थ्योरम पढ़ी थी, क्या थ्योरम पढ़ी थी, f + g का, ठीक है। यानी कि दो फंक्शन अगर ऐड हो रहे हों या सब्सट्रैक्ट हो रहे हो तो हम अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो बोर्ड वालों के लिए कैसे लिखोगे, बोर्ड में आप इस क्वेश्चन को करोगे कैसे, d/dx ऑफ 2x² d/dx ऑफ 5x प्लस d/dx ऑफ 7, ठीक है। अब आपको पता है कि जब कांस्टेंट के साथ में कोई वेरिएबल चिपका होता है, कांस्टेंट अकेला और डिफरेंशिएशन 0, लेकिन कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ में चिपका हुआ तो कांस्टेंट पहले आ जाता है। यानी कि इसको मैं क्या लिख दूंगा, 2 d/dx ऑफ x² और इधर 5 बाहर आ जाएगा, d/dx ऑफ x, और ये तो 0 हो गया। अब आपको पता है ये तो 2 हो गया और x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x, x⁴n वाला फॉर्मूला ये मैंने डायरेक्ट भी लिखवा रखा है। 5 ये तो x का डिफरेंशिएशन 1 और ये 0 है, यानी कि इसका आंसर आ गया 2 × 2 = 4x + 5, ठीक है। याद रखना मैं 1-2 क्वेश्चन ही ऐसे पूरा डिटेल में कराऊंगा, उसके बाद में शॉर्ट में ही चलेंगे अपन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया d/dx ऑफ 5x⁴ - 7x³ प्लस 10x माइनस sin x प्लस 2 log x - 2। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपको पता है एक एक को अंदर लेके जाना है, ध्यान से समझो क्या करना है, ठीक है। अब देखो मैं एक स्टेप थोड़ा सा खा रहा हूँ, माफ करना, है ना। ये जो कांस्टेंट है अपने को पता है कांस्टेंट पहले आता है, जब डिफरेंशिएशन करने लग जाते हैं तो कांस्टेंट क्या हो जाता है, पहले आ जाता है। तो मैं उसको शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ 5। आपको पता है मैं आगे क्या लिखने वाला हूँ, d/dx ऑफ x⁴। यहाँ पे -7 है तो 7 को पहले ले लिख दूंगा, तो d/dx ऑफ x⁴। अगली बार क्या है, +10 है तो 10 को मैं बाहर ले लूंगा, d/dx ऑफ कितना, x, माइनस यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं है तो डायरेक्ट आ जाएगा d/dx ऑफ sin x। यहाँ पे भी क्या है आपका, ये 2 कांस्टेंट है तो 2 और d/dx ऑफ log x, और माइनस यहाँ पे केवल कांस्टेंट है तो d/dx ऑफ 2। ये हमारा सिंपल फॉर्मेट बन गया, सिंपल फॉर्मेट बन गया। आप डायरेक्टली बोर्ड में ऐसे भी लिख सकते हो, एक स्टेप खा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात। अब आपको क्या पता है, फॉर्मूला लगाना है 5x⁴। आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, x⁴n, और x⁴n का अवकलन यानी कि डिफरेंशिएशन क्या होता था, nxn-1। याद रखने का तरीका है, पावर को पहले करो, पावर 1 कम करो। जैसे x⁴ है तो 4 पहले आ जाएगा, 1 पावर कम किया तो 4 में से 1 गया, कितना बच गया, 3, ठीक है। x⁴ है तो 5 को पहले करो यानी कि 5, पावर 1 कम हुआ यानी कि 4। यानी कि यहाँ पे पावर अगर आपके पास x⁴ है तो क्या हो जाएगा, 4, 1 कम हुआ यानी कि 3, ठीक है। -7 x⁴ है तो 3 और 1 कम यानी कि 2, तो 3 पहले आ गया और x⁴ क्या बन गया, 2 बन गया। समझ रहे हो बात को। फिर उसके बाद में इधर क्या बना, +10। आपको पता है ये तो 1 हो जाएगा क्योंकि x का अवकलन यानी कि डिफरेंशिएशन क्या होता था, 1 होता था। यहाँ पे माइनस sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, आपको पता है क्या होता है, cos x होता है। फॉर्मूला मैंने लिखवा रखा है, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, cos x होता है। अच्छा जी, +2 तो 2 पड़ा रहेगा। log x का भी मैंने लिखवा रखा है, क्या होता है, 1/x होता है। और -2 तो कांस्टेंट है इसलिए उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये बन क्या गया, 20x³ - 21x² प्लस 10, ठीक है, और माइनस का cos x और प्लस 2/x। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बात को समझ लिया। तो ऐसे बेसिक क्वेश्चन हैं जिनका आप डिफरेंशिएशन कर सकते हो। और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। बिल्कुल बेसिक्स की बात करूंगा मैं, 5-6 क्वेश्चन बिल्कुल इजी वे में करेंगे अपन, ठीक है। मैंने ले लिया d/dx ऑफ sin इनवर्स x प्लस 2x⁵ प्लस 3x³ है ना, माइनस log x, या e⁴x ले लेते हैं, चलो, -4e⁴x। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। अगेन वही तरीका आपको अप्लाई करना है। सबसे पहले sin इनवर्स, तो d/dx ऑफ, ब्रैकेट लगा दिया जाए, d/dx ऑफ क्या हो गया, sin इनवर्स x। चाहो तो आप लिख सकते हो d/dx ऑफ sin इनवर्स x प्लस 2 d/dx ऑफ x⁵ प्लस 3 d/dx ऑफ x⁵ माइनस 4 d/dx ऑफ e⁴x। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। अब साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन आपको याद ही होगा, क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिंपल कहानी, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, आपको पता है इसकी वैल्यू क्या होती है, 5x⁴। अगेन आपको याद करवाया था ना, x⁵ तो 5 पहले, पावर 1 कम,
ठीक है, पावर पहले पावर कम, तो 5x की पावर 4 हो गया, इधर हो गया 3 और इधर क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। अगेन वही पावर पहले 3 को पहले किया और 3 में से 1 गया तो कितना बचा 2 बचा, यानी कि पावर कम -4 और e की पावर x की कहानी मैंने बताया था ना, e की पावर x बिल्कुल ढीठ आदमी है, तो e की पावर x की वैल्यू वही रहने वाली है। तो ये बस ये आपका आंसर होगा, और क्या रोने की जरूरत थोड़ी ना है। ठीक है, 2 5 10 x की पावर 4 प्लस 3 3 9 x स्क्वायर माइनस 4 e की पावर x, बस खत्म कहानी। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है। और चलो थोड़े से और अच्छे क्वेश्चंस लेते हैं। मान लो आपके पास में क्वेश्चन आ गया, कुछ ऐसा सा क्वेश्चन आ गया है ना, एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, x+1 अपॉन x माइनस 1। ठीक है, अभी तक जितने भी हम क्वेश्चन लेके चल रहे थे वो सारे लीनियर फंक्शन थे। बेटा लीनियर फंक्शन का मतलब ये होता है जिसमें आपको कोई भी मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का कोई कहानी नहीं थी, सिर्फ सिंपल एक ही लाइन में चल रहे थे। अब यहाँ पे आगे क्या, यहाँ पे 2 फंक्शन है। आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 2 फंक्शन है। अच्छा एक चीज बताऊँ मैं आपको, इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फंक्शन को पहचानना। देखो एक्चुअल में ये पूरा भी एक फंक्शन है। देखो फंक्शन का मतलब क्या है ये समझना जरूरी है। फंक्शन का मतलब ये नहीं जैसे ये पूरे को मिलके भी एक फंक्शन बोल सकते हो और ये इंडिविजुअल लेवल से भी एक फंक्शन बोल सकते हो। डिपेंड करता है हमें किस तरीके से देखना है, हमारे किस काम का है। जब यहाँ पे मैं देखता हूँ तो इसको मैं 2 फंक्शन देखूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास डायरेक्टली इसको डिफरेंशिएट करने का कोई फॉर्मूला नहीं है। राइट, हमें इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करने का कोई फॉर्मूला नहीं है। हमें क्या लेना पड़ेगा, हमें याद करना पड़ेगा कि समथिंग P/Q वाला क्या जुगाड़ होता था। P/Q वाला यानी कि हर हर या डर महादेव वाली जो कहानी होती थी उससे हमें याद करनी पड़ेगी, तो हमें वो चीज़ यहाँ पे लगानी। इसलिए हम इसको 2 फंक्शन मान के चलेंगे। ऊपर वाले को मैंने P मान लिया और नीचे वाले को मैंने क्या मान लिया, Q मान लिया। तो अब आपको याद होगा इसका फॉर्मूला क्या बताया, मैंने बताया था नीचे वाले का स्क्वायर यानी Q का स्क्वायर। तो हमारे पास नीचे जो भी लिखा हुआ है x-1 उसका मैं क्या कर दूंगा, सिंपली स्क्वायर कर दूंगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर क्या करेंगे, नीचे वाले को कांस्टेंट रखना है और ऊपर वाले का अवकलन करना है। तो नीचे वाला यानी कि हर में जो है यानी कि डिनोमिनेटर में जो है x-1 उसको कांस्टेंट रखेंगे। डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, ऊपर वाले का। तो ऊपर वाले का हमने डिफरेंशिएशन कर दिया। माइनस करके क्या करेंगे, हम ऊपर वाले को कांस्टेंट रखेंगे यानी कि d/dx ऑफ x+1। क्या कर दिया मैंने, ठीक है, x+1 को कांस्टेंट रख लेंगे और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कर देंगे यानी कि x-1 कर देंगे। अब कहानी में ट्विस्ट क्या आएगा, ये भाई साहब इनकी सेहत पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये ऐसे ही बने रहेंगे। यहां पे ध्यान दो, ये x-1 क्या है, कांस्टेंट है बेटा। अब इधर x+1 का डिफरेंशिएशन, अब आपको पता है इसको अलग अलग करोगे तो क्या होगा, d/dx ऑफ x प्लस d/dx ऑफ 1। x का डिफरेंशिएशन 1 होता है और 1 क्या है, कांस्टेंट, तो उसका 0 यानी कि इस पूरे को मैं 1 ही लिख सकता हूं। माइनस यहाँ पे भी x+1 है, ये ऐसा कैसा पड़ा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे भी x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 हो जाएगा और 1 का 0 हो जाएगा, यानी कि उसको लिखने की जरूरत नहीं है। इस चीज को मैं थोड़ा सा और सॉल्व कर लेता हूं। तो देखो x-1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो x-1 ही रहने वाला है। ठीक है, x-1 ही रहने वाला है। माइनस इस x+1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी x+1 ही रहने वाला है। और नीचे हमारे पास है x-1 का होल स्क्वायर। अब थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं इसको। x-1 माइनस x+1 बन गया, सॉरी -1 बन जाएगा। ठीक है, तो दोनों नेगेटिव हो गए। अगेन नीचे क्या बन गया, x-1 का होल स्क्वायर। इधर से किम भवति कल्याणम भवति, यानी कि फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा 2/x-1 का होल स्क्वायर। तो 2/x-1 का होल स्क्वायर जो होगा वो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ बेसिक डिफरेंशिएशन हम सीख रहे थे। 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं आपकी तसल्ली के लिए, ताकि है ना ये चीज समझ में आ जाए। फिर हम जंप करेंगे मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन के ऊपर, ताकि हम डिटेल में उसको समझ सकें। ठीक है, चलो 1-2 क्वेश्चन और ले लेते हैं आपके लिए। हे राम, क्वेश्चन ले लिया, जैसे मान लो क्या ले लेते हैं, थोड़ा अजीब सा ले लेते हैं, sin x प्लस cos x अपॉन sin x माइनस cos x। इसको आपको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, sin x प्लस cos x और अपॉन में है sin x माइनस cos x। इसको आपको क्या करना है बेटा, डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको इसको देखते ही पता पड़ गया होगा क्या सीन है इसका भी सीन वही है, P/Q वाली सी कहानी है। तो P/Q वाली कहानी में इसको हम ढाल देते हैं। तो P/Q वाली कहानी में ढालोगे तो क्या बनेगा, सबसे पहले नीचे आ जाते हैं, नीचे जो भी है उसका होल स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि sin x माइनस cos x का क्या बन गया, नीचे होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, अब क्या करते थे हम, d/dx इसको कांस्टेंट रख के ऊपर वाले को डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इसको कांस्टेंट रख दो, देखो क्या बना, sin x
माइनस कॉस एक्स को कांस्टेंट रखा, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, माइनस अगली बार क्या करेंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को कांस्टेंट रख देंगे और डी बाई डी एक्स क्या बन जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बन गया। ठीक है बच्चों, अब आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं और डिफरेंशिएट कर लेते हैं। नीचे जो है वो वही रहेगा क्या कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब ये वाला हमारा साइन और माइनस कॉस क्या रहने वाला है कांस्टेंट रहने वाला है, तो साइन माइनस कॉस एक्स हो गया। अब यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करो तो पता है क्या बनने वाला है। अब आपको पता देखो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो पहले साइन एक्स का फिर कॉस एक्स का, तो ये बन जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। ठीक है, अब डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स आपको पता है क्या होता है कॉस एक्स होता है, और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है, तो ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है भाई, आगे चल लेते हैं। माइनस ये तो यही रहने वाला है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ये क्या बनने वाला है पता है आपको, कुछ याद आ रहा है साइन एक्स का वापस कॉस एक्स, और cos x का क्या होता है माइनस साइन एक्स। ध्यान समझना, cos x का क्या होता है माइनस साइन एक्स, लेकिन यहाँ पे माइनस पहले से ही है तो क्या बन जाएगा ये प्लस का साइन एक्स बन जाएगा। अब देखो इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आ रहा है, कुछ कुछ देखो ध्यान से, यहाँ पे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, यहाँ पे आ रहा है cos x माइनस साइन एक्स, यानी कि दोनों मिलते जुलते हैं लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे क्या आ रहा है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यहाँ पे भी आ रहा है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो क्या किया जाए, अगर हम कुछ ऐसा कर दें कि कुछ ऐसा हो जाए तो ध्यान से समझो, एक बार चेक कर लो कहीं गड़बड़ तो नहीं किया। तो साइन एक्स का कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, इधर आपका साइन प्लस कॉस कांस्टेंट है, साइन का हो गया कॉस, कॉस का हो गया माइनस साइन, लेकिन माइनस पहले से ही तो क्या हो गया प्लस हो गया। अब देखो यहाँ पे साइन माइनस कॉस, इधर है कॉस माइनस साइन, तो अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये भी क्या बन जाएगा साइन माइनस कॉस बन जाएगा। समझ रहे हो बात को, इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूंगा तो ये भी क्या बन जाएगा साइन माइनस कॉस बन जाएगा, तो ये भी साइन माइनस कॉस, ये भी साइन माइनस कॉस, तो साइन माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो यानी कि अगर मैं माइनस, तो यहाँ पे आ गया, ये वाला जो माइनस कॉमन लिया था उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब जैसे इसमें से माइनस कॉमन लिया ये भी साइन माइनस कोस और ये भी साइन माइनस कोस सेम बन गए तो होल स्क्वायर बन गया, यानी कि ये बन गया आपका साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बन गया। यहाँ पे तो आपको दिख ही रहा है साइन प्लस कोस, इधर भी साइन प्लस कोस। अरे भाई कोस प्लस साइन लिख रखा है तो क्या हुआ 2 + 3 भी 5 और 3 + 2 भी क्या होता है 5 ही होता है, तो इसका मतलब दोनों सेम है। तो ये सिंपली मैं इसको लिख सकता हूँ साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे तो हमारी कहानी है ये क्या है साइन एक्स और माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, समझने वाली बात क्या है, यहाँ पे भी नेगेटिव यहाँ पे भी नेगेटिव। यार भाई तू भी नेगेटिव मैं दोनों को बाहर ही ले लेता हूँ, तो दोनों नेगेटिव को मैंने ले लिया बाहर, तो नेगेटिव ये भी पॉजिटिव बन जाएगा और ये भी पॉजिटिव बन जाएगा। तो अब इसको ओपन कर देते हैं, ये अंदर क्या बनेगा देखो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ये क्या बन जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर ओपन करोगे तो क्या बनेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सॉरी ए माइनस बी का है ना, साइन माइनस कॉस है ना, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी का बाय 2 ए भी। ठीक है, अब चूंकि माइनस हमने कॉमन ले लिया तो ये भी प्लस है, तो ये भी क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस क्या बन जाएगा 2 साइन एक्स और कॉस एक्स, और नीचे तो है ही है जो है ही है, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। देखो ये माइनस का 2 साइन एक्स है, ये प्लस का 2 साइन एक्स है, दोनों की कहानी हो गई खत्म। भाई साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बचपन से पढ़ते आ रहा होता है 1, यहाँ पे भी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है बचपन से पढ़ते आ रहे हो कितना होता है 1, और 1 + 1 मिलके कितना होते हैं 2, तो इसका मतलब ऊपर कितना बन गया 2, बाहर माइनस है यानी कि -2, तो फाइनल आंसर आपका क्या होगा -2 अपॉन साइन एक्स और माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये इस क्वेश्चन पर्टिकुलर क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा साइन एक्स -2 अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आई होप को ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि हम इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लो हमारे पास आ गया y बराबर √x प्लस 1 अपॉन √x का होल स्क्वायर। अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ गया y बराबर √x प्लस 1 अपॉन √x का होल स्क्वायर, इस क्वेश्चन को अपने को सॉल्व करना है, तो देखो क्या बनेगा, वही dy/dx निकालना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मतलब क्या है dy/dx निकालना है। बात समझ में आ रही है, dy/dx निकालने का मतलब क्या है, यहाँ पे आप लगाओगे dy/dx, अच्छा dy/dx और ये पूरा क्या √x प्लस 1 अपॉन √x का होल स्क्वायर। अब ध्यान से समझना हो क्या रहा है, ये पहले होल स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं ना, सस्ता पड़ेगा। ठीक है, तो dy/dx ओके,
अब रूट a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा, सिंपल, और क्या है, तो ये बन जाएगा x प्लस 1/x और प्लस 2। अब यार ये सारी चीज़ें मुझसे एकदम बच्चे जैसे डिटेल में मत पूछो, फिर भी बता देता हूँ देखो रूट x का होल स्क्वायर करोगे x होगा, 1/√x का होल स्क्वायर करोगे तो x होगा, फिर 2ab, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो 2 बच जाएगा केवल। अब इसको डिफरेंशिएट करना तो आपको पता है, सबसे पहले किसको करोगे, x को, x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, फिर किसका नंबर रहेगा d/dx ऑफ 1/x, 1/x का क्या होता है -1/x², और इसकी कहानी तो हो गई 0, मतलब ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आ गई बात, तो इसका डिफरेंशिएशन हमारा हो जाएगा -1/x²। एक अच्छा क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन है, y बराबर क्या दे रखा है 1 + x/x² 2 + x³ 3, और ये कहानी चल रही है इनफाइनाइट तक, ठीक है। इस क्वेश्चन को देख के देखो, एक तो तरीका ये हो सकता है कि आप dy/dx क्या करो, dy/dx बराबर क्या होगा, देखो अब मैं पहले, अगर आपको एक्चुअल में ये क्या है, देखो e⁻x का एक्सपांशन है, e⁻x की सीरीज है। मान लो अगर आपको e⁻x की सीरीज नहीं आती है, इसको आप सिंपल बिल्कुल बच्चे भोले बच्चे की तरह इसको सॉल्व करें तो भी क्या रिजल्ट आएगा, देखो हम करते हैं dy/dx। dy/dx का मतलब क्या, इधर सबका अवकलन करते हुए जाना, ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से, ठीक है। 1 का डिफरेंशिएशन आपको पता है क्या होता है 0, करेक्ट बात है, 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है, और x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, ये इस 1 का 0 हो गया, ठीक है। d/dx ऑफ x कितना हो गया 1 हो गया, यहाँ पे प्लस फैक्टोरियल 2 का मान कितना होता है 2 ही होता है, ठीक है। x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x होता है, और आगे चलते हैं, फैक्टोरियल 3 का मान कितना होता है 6 होता है, 3 × 2 6 होता है, और ये क्या बन गया 3x²। आगे क्या होता, अगर यहाँ पे मैं आगे लिखता तो x4/4 फैक्टोरियल होता, 4 फैक्टोरियल का मान 4 × 3 × 2, तो 4 × 12 × 24, तो 24 हो गया, और 4 तो 4x³, और ये आगे चलता रहता, ये 0 को छोड़ो 1 आ गया तो 1 आ गया, 2 से 2 कट गया तो x आ गया, तो x आ गया, 3 से 6 कट गया तो 2 आ गया, तो x² बटे में क्या आ गया 2 आ गया, ठीक है। यहाँ पे भी क्या हो गया 3 से 4 से 6 कट जाएगा तो x³ बटे में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, और आगे ये चलता रहेगा, करेक्ट। अब एक्चुअल में क्या बताओ 1 + x + x² इस 2 को फैक्टोरियल 2 भी लिख दूं तो कोई फर्क पड़ेगा, आप बोलोगे सर नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम होती है, प्लस आगे x³ बटे में फैक्टोरियल 6 है, तो 6 को मैं फैक्टोरियल 3 लिख दूं तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो ध्यान से देखोगे वही चीज वापस रिपीट आ गई तो आ गई, यानी कि अगर कोई पूछे इसका आंसर क्या होगा तो dy/dx बराबर बोलोगे सर वापस y बन जाएगा, क्योंकि ये इनफाइनाइट तक जा रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट एक्चुअल में इसको करने का सही तरीका क्या है, ये एक्चुअल में क्या है e⁻x है, और आपको पता है कि e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x ही रहता है, तो वैसे ही आंसर इसका क्या जाता है dy/dx बराबर e⁻x यानी कि y, जो भी ऑप्शन में दिया हो। कई बार इसके डिफरेंशिएशन में हो सकता है e⁻x ही आंसर में दिया हो तो वो भी चलेगा, या फिर y दिया हो तो भी वो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारे पास है y बराबर है log ऑफ mod x, ठीक है। y बराबर क्या है log ऑफ mod x, log mod x का डिफरेंशिएशन आपको करना है। तो अब देखो log x का डिफरेंशिएशन वैसे आपको पता है क्या होता है भाई 1/x होता है, यानी कि dy/dx बराबर क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। याद रखना 1/x का मतलब वो मॉड नहीं भी लगाए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्यों, क्योंकि log हमेशा पॉजिटिव वैल्यू के लिए ही क्या होता है, लॉग हमेशा पॉजिटिव वैल्यू के लिए डिफाइन होता है, इसलिए उसने मॉड लगा रखा है, ठीक है। लॉग के अंदर कभी ऐसे नहीं होता, लॉग कभी -2 के लिए डिफाइन नहीं होगा, +2 के लिए डिफाइन होगा, इसलिए लॉग के अंदर कभी भी कुछ भी लिखते हैं ना तो हम क्या लगा देते हैं मॉड लगा देते हैं, ताकि अगर आप नेगेटिव वैल्यू डालने की कोशिश भी करो ना तो वो भी क्या हो जाएगा ऑटोमेटिक पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसलिए इसने मॉड लगा रखा है। लेकिन जब रिजल्ट बाहर आएगा तो वो नेगेटिव होगा तो नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव आएगा। मतलब अगर आपने इसके अंदर 2 लिख रखा है तो बाहर 1/2 आंसर आएगा, अगर इसके अंदर आपने -2 लिख रखा है तो बाहर 1/-2 यानी कि -1/2 आंसर आएगा। इसलिए लॉग mod x का डिफरेंशिएशन 1/x ही होगा, ठीक है। log x है तो x log x का डिफरेंशिएशन भी क्या होगा 1/x ही होगा, क्योंकि x अगर log x लिखा हुआ अंडरस्टूड है कि x पॉजिटिव है, क्योंकि log नेगेटिव वैल्यू के लिए डिफाइन नहीं होता, तो ये ध्यान रखने वाली बात थी इसके अंदर। फिर उसके बाद में एक क्वेश्चन और हमारे पास, y बराबर है tan इनवर्स x √1 - x प्लस √x और √1 - x², शायद ऐसे कुछ होगा। अब इस क्वेश्चन को आपको dy/dx निकालना है। अब आपको क्या होता है ना, देखते ही आप घबरा जाते हो, देखते ही आप घबरा जाओगे कि सर इतना बड़ा सा हम कैसे करेंगे। देखो भाई ये पागल बना रहा है, ये एक्चुअल में कुछ है।
tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y आपने पढ़ा होगा। क्या होता था? tan इनवर्स x प्लस y होता, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y होता था। tan इनवर्स मैं लिख देता हूँ कहीं जगह हो तो, ठीक है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y आपका जो होता था वो होता था tan इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और प्लस y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, इधर भी वही चीज है। यहां से देखो ध्यान से, अगर मैं x को x मानूं तो दूसरा वाला y बनेगा, तो x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब x रूट 1 माइनस इसको रूट x का होल स्क्वायर मान सकता हूं। इसका मतलब x की जगह x है और y की जगह रूट x है। दूसरे वाले में भी कंफर्म कर लेता हूं, y रूट 1 माइनस स्क्वायर, तो y की जगह देखो रूट x आया और रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि x की जगह तो x ही था। इसका मतलब ये एक्चुअल में क्या है? ये एक्चुअल में है बेटा tan इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स रूट x। समझ में आ गई? तो ये सिंपली डिफरेंशिएशन किसका है? tan इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स रूट x। अब tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आपको पता है क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस होता है ना, कोट में माइनस होता है, राइट? तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका भी क्या हो जाएगा? tan इनवर्स रूट x का क्या हो जाएगा? 1/1 प्लस x की जगह रूट x है तो 1 प्लस x, और रूट का वापस करना पड़ेगा तो 1/2 रूट x। अच्छा, यहाँ पे घबराना मत, अभी मैंने आपको डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन या डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन यानी कि फलन के फलन का अवकलन नहीं पढ़ा है, तो अपन आगे डिस्कस करेंगे तो ये समझ में आ जाएगा कहाँ से आया। ठीक है, तो इनटू में क्या हो गया? 1/2 रूट, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। हाँ चलो, इस क्वेश्चन को देख ही लेते हैं क्योंकि हमने मल्टीप्लिकेशन वाला एक भी क्वेश्चन नहीं किया। यही कर लेते हैं, जगह तो है। चलो इसको मिटा के कर लेते हैं, इस पे 1-2 क्वेश्चन और भी कर लेंगे। ठीक है, चलिए भाई। तो बहुत ईजी है डिफरेंशिएशन, कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, डरने वरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी हमारा डिफरेंशिएशन केवल बेसिक्स हुआ है। ठीक है, आज के लेक्चर में अपन बेसिक्स ही लेने वाले हैं। 1-2 क्वेश्चन और करके हम इस लेक्चर को एंड करेंगे। उसके बाद में क्या होगा ना, नेक्स्ट लेक्चर में एमओडी पे डिस्कशन करेंगे। मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन 4-5 अलग अलग मेथड होते हैं, तो उन पे हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? fx बराबर दे रखा है बेटा, fx बराबर दे रखा है x tan इनवर्स x। fx बराबर दे रखा है x tan इनवर्स x, और पता नहीं क्या निकालना है अपने को, निकालना है f'1। क्या बोल रहा है? f'1 की वैल्यू बताओ। ठीक है, fx बराबर दे रखा है तो मैं x tan इनवर्स x, और अपने को बोल रहा है कि f'1 की वैल्यू बताओ। तो f'1 की वैल्यू कैसे निकालोगे? बहुत सिंपल है। कैसे निकालोगे? देखो, ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे बेटा, तो यहाँ पे 2 फंक्शन है। क्या है? क्या क्या फंक्शन है? एक तो x है, दूसरा फंक्शन है tan इनवर्स x। यानी कि यहाँ पे 2 फंक्शन है, एक तो x आपका और दूसरा क्या है? tan इनवर्स x। तो 2 फंक्शन आपस में क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी कि गुणा हो रहे हैं। तो मल्टीप्लाई होते हैं, जब 2 फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं यानी कि गुणा होते हैं, तो उनको सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बता रखा, पकड़ो छोड़ो रूल, यानी कि p × q, तो वही लगाना पड़ेगा। ठीक है, और f डैश का मतलब मैंने बताया था अवकलन करना ही होता है, राइट? y डैश बताया था ना, तो वही चीज है, यानी कि y डैश मतलब x का x के रिस्पेक्ट में ही आपको क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है। तो f डैश x क्या हो जाएगा? f डैश x का मतलब वही d/dx लगाना है, यानी कि d/dx ऑफ x tan इनवर्स x। अब x tan इनवर्स x जैसे आया तो आपको पता है, एक को कांस्टेंट रखना है, दूसरे को डिफरेंशिएट करना है, एक को नियत रखना है, दूसरे का अवकलन करना है, फिर दूसरे को नियत रखना हो, तीसरे का पहले का अवकलन करना है। यानी कि d/x को मैं कांस्टेंट मान लेता हूं, समझो ध्यान से, x को मैंने फिक्स कर दिया। अब मैं अवकलन किसका करूंगा? यानी कि डिफरेंशिएशन करूंगा d/dx ऑफ tan इनवर्स x का। फिर अगली बार क्या करूंगा? मैं इसको कांस्टेंट रखूंगा, यानी कि tan इनवर्स x को मैं कांस्टेंट कर दूंगा, और डिफरेंशिएशन किसका कर दूंगा भाई? x का कर दूंगा। समझ रहे हो बात को? अब आपको पता है x तो x से कांस्टेंट रहेगा, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन अभी अपन ने उधर भी किया था, क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इसकी वैल्यू हो गई। प्लस में क्या कर दूंगा? tan इनवर्स x तो कांस्टेंट है, तो चाचा जी को मैं कांस्टेंट पड़े रहने दूंगा, और x का डिफरेंशिएशन आपको पता है क्या होता है? 1 होता है। यानी कि कुल मिला जुला के ये क्या बन गया? x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये बन गया सिंपली tan इनवर्स x। ये बन गया बेटा हमारा f'(x) की वैल्यू। लेकिन मुझे f'(x) तो चाहिए नहीं था, मुझे तो क्या चाहिए था? f'1 चाहिए था। तो f'1 मतलब क्या करना? अरे इसमें थोड़ी दिमाग लगाना, इसमें ले जाके क्या करना? 1 पुट कर देना है। तो 1 पुट करोगे तो क्या होगा? देखो
1 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, इधर बन गया tan इनवर्स 1। अब tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, देखो ये 1 प्लस 1 2 यानी कि 1 अपॉन 2, और tan इनवर्स 1 आपको पता है किसकी वैल्यू होती है π/4, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1/2 प्लस π/4। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, इस मल्टीप्लीकेशन पे एक आध क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे मान लो आपके पास आ गया ना fx बराबर या y बराबर कुछ भी दे दे, है ना, मान लो fx बराबर आपको दे दिया गया है fx बराबर e की पावर x इंटू साइन एक्स, इसको डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। इसको डिफरेंशिएशन करना है तो क्या करोगे, वही चीज f डैश x आपको निकालना है, तो आपको पता है क्या करना है, एक को कांस्टेंट रखना है, फिर दूसरे को डिफरेंशिएट करना है, यानी कि e की पावर x को आपने कांस्टेंट रखा तो अवकलन किसका करोगे, साइन x का। फिर अगली बार क्या करोगे, साइन एक्स को कांस्टेंट रख दोगे और डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन किसका करोगे, e की पावर x का। अब आपको पता है e की पावर x कांस्टेंट है तो वैसे भी कांस्टेंट रहेगा। साइन x का डिफरेंशिएशन आपको बताया जा चुका है कितना होता है, cos x होता है। अगली बार आप क्या करोगे, साइन x और e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, e की पावर x। तो ध्यान से देखोगे तो e की पावर x तो बेचारा दोनों तरफ सेम है तो कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या हो जाएगा आपके पास cos x प्लस साइन x, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और हो सकती है, मान लो कई बार क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, अब ध्यान से समझना, कई बार 3 फंक्शन आ जाते हैं। मान लो मैंने आपको दे दिया ना x e की पावर x और साइन x, अब आपके पास ध्यान से देखने वाली बात है यार, यहाँ पे 3 फंक्शन आ गए, x एक अलग फंक्शन है, e की पावर x अलग फंक्शन है और साइन x भी क्या है, एक अलग फंक्शन है। अब आपके पास 3 फंक्शन आ गए, तो अब 3 फंक्शन का एक साथ तो मैंने फॉर्मूला बताया नहीं था आपको, p इंटू क्यू में तो आपको 2 ही का ही बताया था। तो इन दैट केस क्या करना है, एक तो ये हो सकता है लॉग लेके करें जो अपन आगे पढ़ने वाले हैं, बट अगर इसको सिंपलीफाई करना चाहते हैं तो क्या करना है, 2 को 1 मान लो, किसी भी 2 फंक्शन को एक साथ ले लो, तीसरे को अलग कर दो। अब 2 एक साथ हो गए, तीसरा अलग हो गया, तो 2 को एक साथ लेके डिफरेंशिएशन कर लेगा, फिर 2 में वापस वही रूल लगा देंगे। समझ रहे हो, देखो मैं समझाता हूं कैसे। अब मान लो इसका आपको f डैश निकालना है, तो आपने क्या किया कि सर एक काम करता है, x और e को मैं एक साथ मान लेता हूं और इसको अलग मान लेता हूं। तो जब पहला फंक्शन हमारा हो गया x इंटू ई की पावर x और दूसरा फंक्शन हमारा हो गया क्या, सिंपली साइन x। तो अब क्या करेंगे, x और e की पावर x को रख दो कांस्टेंट, साइन x का हमने कर दिया डिफरेंशिएशन, तो x डी बाई डी एक्स बटे हो गया साइन x। अगली बार क्या करो, साइन x को कांस्टेंट मान लो और इन दोनों का करेंगे हम, तो डी बाई डी एक्स ऑफ x e की पावर x, ठीक है। देखो यहाँ पे तो कुछ करने वाले ही नहीं है अपन, x e की पावर x साइन x का हो गया cos x, तो इसकी कहानी तो हो गई खत्म। यहाँ पे है जैसे हम इस साइन x का तो कांस्टेंट रखना है तो साइन x ही बचेगा। जैसे ही मैं यहाँ पे आऊंगा तो यहाँ भी वापस 2 फंक्शन मिल गए, तो वापस वही फॉर्मूला लगा दो, क्या, एक को कांस्टेंट मतलब x को कांस्टेंट डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x, प्लस अगली बार क्या करोगे, e की पावर x कांस्टेंट तो डी बाई डी एक्स ऑफ x, ठीक है बच्चों। तो ये आपका हो गया, ये तो सेम कहानी चलती रहेगी, x की पावर x cos x। अगली बार यहाँ पे क्या बन गया, sin x बन गया, ठीक है। ये अंदर क्या बनेगा, x, आपको पता है e की पावर x में कोई परिवर्तन होने वाला है नहीं, ठीक है। e की पावर x कांस्टेंट रहेगा तो ये भी क्या रहेगा, x का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो फाइनली आंसर क्या हो गया, x e की पावर x cos x प्लस sin x e की पावर x अंदर x और प्लस e की पावर x, ये आपका आंसर हो गया। इसको थोड़ा अच्छा बना सकते हो, अगर e की पावर x आप कॉमन ले लो पूरे में से, तो e की पावर x सब में से कॉमन आ रहा है तो आप बाहर ले लो, तो अंदर क्या बच गया, इधर बच गया x और cos x बच गया। इधर क्या बचेगा, देखो ये sin x इससे भी तो जाके मल्टीप्लाई होता, यानी कि x sin x बन गया, और ये sin x इससे भी मल्टीप्लाई होता है यानी कि प्लस का sin x बच जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से 3 फंक्शन भी आए तो भी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो अब आज हमने जो डिस्कस करा है वो बिल्कुल स्टैंडर्ड बिल्कुल मतलब बहुत बेसिक वाला हमने डिफरेंशिएशन डिस्कस करा है इस पूरे पिछले 30, 35, 40 मिनट में जितने भी देर हुआ हो, तो हमने सिर्फ बेसिक डिफरेंशिएशन डिस्कस किया है। आगे जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन के अंदर हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, अवकलन की विधियां, है ना। अवकलन की विधियों में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, सबसे पहले हम करेंगे कल जो है फंक्शन ऑफ फंक्शन का डिफरेंशिएशन, यानी कि फलन के फलन का अवकलन, या इसको हम कंपोजिट फंक्शन भी बोलते हैं। फिर हम क्या करेंगे, इम्प्लिसिट
इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, जहां पे मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, इतने बड़े क्वेश्चन को आप विद इन 3 या 4-5 सेकंड या हाईएस्ट 10 सेकंड के अंदर आप आंसर निकाल दोगे, वो भी मैं आपको सिखाने वाला हूं। फिर उसके बाद पैरामीट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन, यानी कि पैरामीट्रिक को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्राचलित फलन का डिफरेंशिएशन भी हम करने वाले हैं। इसके अलावा एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करने वाले हैं, और उसके बाद में हम लास्ट में डिस्कस करेंगे हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन। जैसे अभी अपन ने एक बार अवकलन किया, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार, 100 बार भी अवकलन हम लोग कर सकते हैं, तो वो सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद में कल या परसों तक ये चैप्टर हमारा फिनिश होगा, फिर बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम जंप करेंगे एओडी यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को खत्म करके या तो हम इंटीग्रेशन पे जंप कर जाएंगे, या फिर हो सकता है कि हम पीछे चले जाएं, यानी कि फंक्शन से वापस शुरू कर देंगे, जैसा मूड होगा। तो आई होप कि इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो आज का काम क्या है आपका, आज का काम क्या है, अवकलन की डेफिनेशन यानी कि डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ना है, सारे फॉर्मूले आपको याद कर लेने हैं, और इस पे जितने क्वेश्चन आप कर सकते हो उतने क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। और कल के लेक्चर में ये सारी चीजें तो है ना वो याद होनी चाहिए, वरना मुक्के पड़ जाएंगे, ध्यान रखना। चलो ओके।